गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप गूगल प्ले स्टोर से यूपीआई इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं www.uktis.in या live.युक्तिis.in भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकिएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया रहता है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अब रेगुलर आज से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जो शेड्यूल दिया गया है उस पर हम लोग जल्द अमल लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छुट्टी का दिनों चल रहा था। 7 दिन के बाद हम लोग पुनः मिलते हैं। तो चलिए आगे बात करेंगे। देखिए, कतर में 8 भारतीयों की सुनवाई पर मौत की सजा दी गई है। तो घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। यह आपको यूपीएससी पेपर, जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंधों में हम लोग बात करेंगे। इस संदर्भ में समझने का प्रयास करें। कतर के साथ हमारा, यूएई के साथ बेहतर हमारा संबंध रहा है और लगातार हम बेहतर प्रयास भी करते रहते हैं। एक दूसरे के बेहतर करने का, कतर के साथ हम बेहतर प्रयास को आगे बढ़ते हैं। उसमें देखिए, ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करें इसको लेकर, जो मिडिल ईस्ट का एरिया है, जो जो क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जो मिडिल ईस्ट का एरिया का क्षेत्र है, जहाँ पर सभी राष्ट्र जो है उसके साथ, जो भी अरब कंट्री के साथ हमारा देश है, अरब कंट्रियों के साथ जो हमारा विदेशी संबंध है, अमूमन एक दो राष्ट्रों को छोड़ दिया जाए, सभी के साथ समान और कालांतर में चली आ रही प्रवृत्तियों के साथ जो प्रभावित कारक रहे हैं उसको दरकिनार करते हुए आगे बढ़ता रहा है। तो इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा कि कतर और भारत और कतर के रिश्ते बहुत मजबूत रहे। हाल के दिनों के वर्षों में कारोबारी और राजनीतिक रिश्ते और विस्तार देने की कोशिश की गई है। अब ध्यान रखिएगा, 8 भारतीयों पर जासूसी का आरोप लगाया गया, लेकिन न तो कतर की ओर से और न ही भारत अधिकारियों की ओर से आरोपों का कोई भी सार्वजनिक किया गया। भारतीय नौसेना से ये पूर्व अधिकारी अभी कतर में सेना से जुड़ी कंपनी अल दाहरा ग्लोबल जो टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे थे, जो नौ कतर सेना से जुड़ी एक कंपनी थी, उससे जुड़े हुए काम कर रहे थे। विदेशी मंत्रालय ने हमें यह, भारत का जो विदेश मंत्रालय वो यह कहता है कि सूचना मिली है। कतर के कोर्ट ने प्रथम दृष्टया अल दहरा दहरा कंपनी के कार्यरत 8 भारतीयों की मौत की सजा सुनाई गई। वहाँ सजा के प्रावधान के तौर पर आप लोग जानते होंगे, शरिया के लोग जो लागू रहते हैं, जिसमें आपको जैसा दंड है वैसा, जैसा दंड आपने अपराध का उल्लंघन किया, वैसा वहाँ पर दंड का प्रावधान किया जाता है। उसी के संदर्भ में समझिएगा, जासूसी के क्रम में जो प्रथम दृष्टया दी गई है मौत की सजा, देखिए ये प्रथम दृष्टया जो निचली अदालत के द्वारा दी जाती है, उसे अपर अदालत में आपको अपील की जाएगी। फिर उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय और कतर विदेश मंत्रालय का दोनों का साझा अभी वार्तालाप चलेगा। उसके बाद जो सबसे न्यूनतम क्षति वाली कॉन्सेप्ट होता है उस पर लागू होगा। अगर भारत की तरफ से यह सिद्ध कर दिया जाता है जासूसी नहीं कर रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं यह समस्या समाधान निकाला जा सकता है। पर हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि देखिए, प्रथम दृष्टया हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध कराए गए होंगे वहाँ के अदालत को, वैसे वो सजा का प्रावधान किया होगा। कुल मिलाकर बात यहाँ होगी ऐसी कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस संदर्भ में किस रूप से स्टैंड लेती है और हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ आने वाले समयों पर प्रभावित ना हो, इसको लेकर भी कतर थोड़ा सा क्या रहेगा, सजग रहेगा। तो वेट एंड वॉच करेंगे इस स्थिति में। हालांकि देखिए, पूर्व नौसेना अधिकारी जो है उसमें आपको लिस्ट जो दिया गया, उसमें से एक जो पूर्वेंद्र तिवारी हैं कमांडर, उन्हें 2019 का भारतीय प्रवासी सम्मान दिया गया है। तो यह कुछ किसी प्रवासी सम्मान उन्हें दिया जाता है जो विदेश में भारतीयों के मान सम्मान बढ़ाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक मान सम्मान हो, राजनीतिक मान सम्मान हो, सामाजिक मान सम्मान हो,
के रूप में आपको धार्मिक एकजुटता के संदर्भ में बातें एक दूसरे के देश के बीच में रखते हैं, उनके लिए प्रवासी सम्मान को दिया जाता है। तो जो भारत के लोग हैं जो विदेश में जाकर बेहतर कार्य कर रहे हैं, उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति को पुरस्कार दिया जा चुका, अगर वो व्यक्ति इसमें संतृप्त है माना जा रहा है, तो 2-3 चीजें समझने का प्रयास करना होगा। या तो फिर कतर के जो अदालत है उसको एक बार पुनः इस पर विचार करने की जरूरत है, क्या यह सही है या गलत है। अगर यह गलत है, प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है, तो फिर किस संदर्भ में इन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था, जो सर्वोच्च योगदान होता है प्रवासियों का, उसके संदर्भ में दिया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 चीजों को स्पष्ट करने दो। हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो दोनों संगठनों के भी। देखिए, कोई भी राष्ट्र अपने संप्रभुता के संदर्भ में काम करता है, वो अमेरिका की बात कर ले, हम लोग कतर की बात कर ले, भारत की बात कर ले, या अन्य राष्ट्र विश्व के किसी अन्य राष्ट्र की हम बात कर ले, सभी एक दूसरे का संबंध संप्रभुता से जुड़े होते हैं, संप्रभुता से जुड़े होते। तो अगर किन्हीं राष्ट्र को लगता है कि मेरे देश में आके वो जासूसी कर रहा है, तो उनको अधिकार है यह देने का, पर उसके बीच के तालमेल तब स्थापित होंगे जब दोनों देशों के बीच के विदेश मंत्रालय, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर जो प्रमुख है, उनके बीच के अंतर जो स्थितियां स्पष्ट होंगी, तब यह चीजें कहीं ना कहीं और भी बेहतर तरीके से सुलझ सकता है। तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, ठीक है ना, इस पर तब हम अंतिम निर्णय इस पर लेंगे। फिलहाल अभी जो स्टैंड है उसी पर चलते हैं, आगे बढ़िएगा। देखिए, महुआ मोइत्री जो है, उनकी बड़ी मुश्किलें, आचार समिति ने 31 अक्टूबर को इनको बुलाया। हालांकि मैंने आप लोगों को जो पेपर अपडेट किया था, जो इनका मामला था पैसे लेकर प्रश्न पूछने का, 16 या 17 अक्टूबर का पीडीएफ आप लोग देखिएगा। उसमें आपको होलिस्टिक चीजें दी गई है। युक्ति आईएएस के ऐप पर जाइए आपको, या वेबसाइट पर जाइएगा, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में जाइएगा, 16 या 17 अक्टूबर का आप जाके पीडीएफ ओपन कीजिएगा। वहां पर मोइना मुत्रो का जो मामला है सारे पीडीएफ में अपडेट है कि क्या मामला है, किस प्रकार से मामले का संज्ञान लिया गया, अवमानना क्या होता है, समिति अवमानना कैसे कार्य करती है, आचार संहिता कैसे कार्य करती है, सभी पर चर्चा परिचर्चा की गई है। कुल मिलाकर बात की जाएगी कि मामला है लोकसभा की आचार समिति जो थी, सदन में सवाल पूछने पर घिरी, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है महुआ मोइत्रा। अब इससे भी पहले एक विवाद था, हिंदू धर्म को लेकर इनका विवाद लगता रहा है और इस प्रकार के विचाराधार। अब मैंने आप लोग को पहले भी बताया, हेट स्पीच का मामला हमेशा रहता है राजनेताओं के साथ। क्यों? क्योंकि किसी सीमा निर्धारित नहीं है कि किस सीमा में आपको बोलना है, किस सीमा में इसका प्रयोग करना है। तो इस प्रकार के जो स्थितियां होती है वही इस सब मामलों को लेकर पनपाती है। अब देखिएगा, जब अदानी का मामला चल रहा था, पूरा संसद में हंगामा चल रहा था कि जैसा कि देश का एक विलन हो गया है अदानी जो समूह है विलन हो गया। क्या इससे पहले कभी अदानी जैसे पूंजीपति वर्ग भारत में अपना कार्य व्यवहार नहीं कर रहे थे? क्या टाटा समूह, रिलायंस समूह या तो और भी समूह है कार्य नहीं कर रहे थे? या कोई राष्ट्र बिना इस समूहों के योगदान के क्या कोई राष्ट्र देश में प्रगति कर सकता है? पर यहाँ ध्यान रखिएगा, मोइना मुत्रो का जो मामला लगाया गया है, महुआ मोइत्रा का, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या किसी पक्ष में आकर किसी एक कंपनी के लाभ के लिए किसी दूसरे कंपनी के संबंध में संसद के पटल पर प्रश्न पूछा जा सकता है? और इसके लिए उनसे इस कंपनी द्वारा पैसा दिया गया है इनको प्रश्न पूछने के लिए। क्या यह मामला संदिग्ध है या असंदिग्ध के मामले में? तो इस पर जो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हुए आचार संहिता जो समिति होती है उसके लिए उनको गठन कर दिया गया। उनके सामने, समिति के सामने देखिए, निशिकांत दुबे जो है भाजपा सांसद हैं, उन और कभी मोइत्रा के करीबी रहे वकील संजय अनंत देहाद्री के ने आचार समिति के गुरुवार को पहली बैठक में पेश होकर अपने अपने बयान दिए, अपने अपनी बातें रखी और इन्होंने कुछ पुख्ता सबूत रखा है। दस्तावेजों के आधार पर अनंत हैं जो भाजपा के सांसद हैं, वो दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगा रहे, तो मामला और भी बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, 31 अक्टूबर की और भी स्थिति समझने में आएगा कि इस मामले में मोहिया जी का क्या बयान आता है, क्या मामला की जांच, क्या वो बातें रखती हैं, उसके बाद आचार जो समिति है वो कैसे
का इस पर निर्णय किस संदर्भ में लेती है, तो इसको समझने का प्रयास हम लोग 31 अक्टूबर के बाद करेंगे। फिलहाल इतना ही मानिएगा, आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया गया। आचार संहिता क्या होता है, महिला मंत्री का मामला क्या है, उससे संबंधित अवमानना का मामला क्या है, संसदीय विशेषाधिकार क्या है, सभी पर जाकर आपको 16 या 17 अक्टूबर का जो पीडीएफ है उसे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले ग्रुप में जाके देख सकते हैं, ऐप पर जाके देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक परचेज नहीं किया है पैक को, 999 रुपये का परचेज कर लीजिएगा। और बहुत सी चीज़ें आपको दी जाती है, पीडीएफ दी जाती है, टेस्ट दिया जाता है, टेस्ट का कॉपी आप लोग को शेयर किया जाता है। साथ ही साथ ये सब चीज़ें तो फ्री रहती है, क्लास फ्री होता है, पर आपको 999 से आपका है ना बहुत सी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, बहुत सा काम आप लोग का आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग को मेहनत तो करना ही होगा, क्योंकि यह न्यूनतम फी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि और भी सेगमेंट कराए जाते हैं जिस पर आपको चीज़ें रहती है। सिस्टम लगा हुआ है, पीडीएफ बनाने वाले, पीडीएफ करेक्शन करने वाले, नोट्स बनाने वाले, नोट्स में अपडेट करने वाले, तो बहुत से लोग हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी आप लोग को सहयोग की राशि देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए नीचे आएगा, क्या अगले साल पाक जाएंगे भारतीय पीएम और विदेश मंत्री। जो एससीओ का बैठक है वो अब पाकिस्तान की अध्यक्षता में हो गया है, तो 2024 का जो बैठक होगा वो किसके अध्यक्षता में होगा, पाकिस्तान के अध्यक्षता में। कहाँ होगा, पाकिस्तान में होगा। तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि तो हमारे रिश्ते जो भारत पाकिस्तान जो रिश्ते हैं वो पिछले विगत कुछ वर्षों से ठीक नहीं चल रहे हैं। दोनों से शिखर वार्ताएं बंद हैं, विदेश मंत्री के वार्ताएं बंद है। तो ध्यान रखिएगा, तो एससीओ के बैठक में क्या भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वहां पर शरीक होंगे, इसका सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अभी देखिए 2024 में चुनाव होने वाला है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी थोड़ा सा हम लोग सरगर्मी देखेंगे, क्या स्थिति है, भारत में भी होगा, तो इसको लेकर कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करेंगे। अब है कि किर्गिस्तान ने एससीओ देशों की बैठक में पाकिस्तान को नया अध्यक्ष बनने की घोषणा की और एस शंकर ने इनका पाकिस्तान का नया अध्यक्ष बनने पर क्या क्या शुभकामनाएं, ये सब बातें चलती रहती है। 2023 में भारत एससीओ का अध्यक्ष था, तो प्रश्न पीटी में आपसे पूछा जा सकता है 2023 में कौन था, 2024 में कौन होगा और 2022 में कौन था, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 22वें सत्र हुआ है किर्गिस्तान का बिश्केक में 22वां सत्र एससीओ का हुआ। तो यह भी पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, एससीओ का 22वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो इसे जरूर आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर देखिएगा। और मैं पहले भी पीडीएफ में अपलोड कर चुका हूँ एससीओ क्या है, एससीओ के संग, और आप लोग को जो पीडीएफ दिया गया है मैगजीन में तो एससीओ बैठक 2023 के बारे में जानकारी दी गई है। तो पीडीएफ में आप लोग को जो मैगजीन का पीडीएफ ऐप पर, सारे ऐप पर अवेलेबल है, सारे पैकेज में अपडेट कराए गए, उसमें एससीओ के बैठक को जाके देख लीजिएगा। एससीओ 2023 सारी जानकारी आपको वहाँ अवेलेबल करा दी गई है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि सारी चीज़ें कनेक्ट हैं, सभी चीज़ें कनेक्ट है एक दूसरे से, तो आप उसे छोड़िएगा नहीं, सारे चीज़ों को ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मात्र मैगजीन का दाम रखा गया 251 रुपया साल का, ठीक है ना। अगर 12 से भागा दीजिएगा आप इसे तो कितना रुपया आएगा, आप स्वयं लगा आकलन कीजिएगा। मटेरियल आपको कैसा दिया गया है, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के घटनाक्रम से आप देख सकते हैं, जो पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल कराया गया है, आप उसे देख कर साल भर उसे पढ़िएगा। वार्षिकांक के तौर पर जनवरी से लेकर आपको अक्टूबर तक का मैटर अपडेट रहेगा उसमें, और अक्टूबर से जो 3 महीना और बच जाएगा वो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट करके वार्षिकांक के तौर पर लाएंगे। और जनवरी से आप लोग का जो अपडेट होगा वो मंथ बाय मंथ चलेगा। रीजन उसके पीछे है कि जो हम लोग स्टार्ट किए हैं इसी सितंबर से, तो पिछला जो जनवरी से कोशिश किया जा रहा है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के सारे मटेरियल एक पीडीएफ में आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा, एक वॉल्यूम में। दूसरा वॉल्यूम आपको अक्टूबर से लेकर आपको दिसंबर तक का था, 3 महीना तक का, और जनवरी से लेकर फिर हम लोग 24 में नेक्स्ट मंथ बाय मंथ आपको अपडेट कराएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझिए। कोई डाउट हो तो आपको हमारी टीम लगी हुई है, आप उनसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा नंबर आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन मुक्त होकर तैयारी करनी है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट याद रखिएगा और इसे इंपॉर्टेंट रखिएगा VVI के तौर पर। मेंस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना,
कि संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में आई है कि 2025 तक देखने लगे असर भारत में और विश्व में भी कुछ चीजें असर डालेगी। तो यहाँ पर भूजल की कमी चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है भारत, और यह यूपीएससी के एक 1 और 3 पेपर में आपको जल संसाधन और संरक्षण के टॉपिक में यह आएगा, यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 3 में। तो स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने अपने जीएस के पेपर में कहाँ पर भूजल के टॉपिक आपको दिए गए हैं, किस पेपर में है, उससे टैली कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट आया जिसमें यह बोला गया है कि 2025 तक असर दिखेगा। संयुक्त राष्ट्र की अपनी एक रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जैसे ही पानी की कमी होगी उससे खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, दुनिया भर में खाद्य संकट गहरा होता जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया 70% भूजल का इस्तेमाल खेतों के कामों में किया जाता है। तो यह स्थिति और भी बदतर बनेगी कुछ वर्षों के बाद। 2025 के बाद की स्थिति बताई जा रही, अभी भी हम लोग नहीं सुधर रहे हैं। देखिए मानवीय प्रवृत्ति क्या है, मानवीय प्रवृत्ति हमेशा रहती है सर्वाधिक प्रयोग की। कभी कोई भी मानव यह नहीं सोचता है कि हमारे कम प्रयोग करने से किसी का लाभ होगा, और यही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं खतरनाक होती है, जब अधिकतम प्रयोग की प्रवृत्ति अपने मन में रखते हैं और सारा समस्या यही उत्पन्न होता है। तो संयुक्त राष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन जो सिक्योरिटी की ओर से दी गई जो आपको रिस्क रिपोर्ट है, डिजास्टर जो रिस्क रिपोर्ट है 2023 के अनुसार, भारत में सिंधु गंगा मैदान के कुछ क्षेत्रों के पहले भूजल की कमी खतरनाक बिंदु पर पार कर चुकी है, और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में अगले 2-4 साल में भूजल की उपलब्धता और भी बदतर हो जाएगी। दुनिया 6 पर्यावरणीय प्रणालियों महत्वपूर्ण चरम बिंदु पे पहुंच गया है जहां पर ये स्थितियां हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, चीजें अंतरिक्ष में कचरा समस्या पैदा हो रही है, असहनीय गर्मी पैदा हो रही है, जिससे भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही है, चरम बिंदु पर धरती हो जाएगी। तो हम जैसे ही विनाशकारी लांघते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु पैटर्न, समग्र पर्यावरण जैसे क्या होते हैं, रिपोर्ट में स्थितियां बदतर होती है। कहा गया है कि यह स्थिति सऊदी अरब से में पहले से ही भूजल चरम बिंदु के नीचे पहुंच गया है, तो ऐसे ही भारत में स्थिति होगी। तो कुल मिलाकर बात है 2025 तक की स्थिति में जल स्रोत अपर्याप्त हो जाएंगे, 70% इस्तेमाल होगा जो हम लोग कर चुके होंगे। तो जैसे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ती 1.40 आबादी के लिए जब देश में रोटी की टोकरी के रूप में कार्य करता है, वो कहीं ना कहीं और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि रिपोर्ट में तो यह बातें की जा रही है, पर हम सरकार के स्तर पर देखते हैं क्या किया जा रहा है, तो इसे देख लेते हैं कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा नोट्स आप लोग को इस बार दिया गया है, उसे देख लीजिएगा, अगला एग्जाम आपको पीडीएफ में अपलोड हो जाएगा। इसके लिए लोग अटल भूजल योजना चला रहे हैं, जल शक्ति अभियान चला रहे हैं, 2019 से आपको चल रहा है, जल शक्ति अभियान चल रहा है। उसके बाद पुनः भरण, इसका उद्देश्य जल भृत मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम कराया जा रहा है, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वाफायर मैपिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के लिए जल जो भृत क्षेत्र हैं उसके लिए प्रबंधन की बात हम लोग करते हैं। उसके बाद उसके कायाकल्प शहरी परिवर्तन हेतु अटल मिशन भी हमारे यहाँ चल रहा है, जिसमें हम बेहतर जल प्रबंधन की बात करते हैं। तो इतनी योजनाएं चल रही हैं। साथ ही साथ राज्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का सुजला सुफलाम अभियान गुजरात में, मिशन काकतीय तेलंगाना में। आपको ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीरू चेट्टी अभ्यारण्य, जल जीवन अभ्यारण्य बिहार का, जिसे आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी प्रशंसा हुई है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंचों पर इसकी प्रशंसा हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जल ही जीवन हरियाणा में चलाया गया, उसी तरह कुद्री मट्टू योजना तमिलनाडु में चलाया गया। इतनी योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रही भूजल की समस्याओं को कम करने पर। व्यक्ति के स्तर पर क्या किया जा रहा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसे समझने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसको लेकर सजग है, इसको लेकर महत्वपूर्ण रूप से भूमिका अदा कर रहे हैं। आप क्या प्रत्येक व्यक्ति और हम और आप क्या इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। जब तक सामुदायिक सहयोग की बात नहीं होगी, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर कभी भी समाधान नहीं निकाला जा सकता। सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, पर व्यक्ति विशेष सामुदायिक तौर पर उस पर क्या सहयोग कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के तौर पर आता है। इसे थोड़ा सा हम और आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। परमाणु तकनीक को क्षेत्र में भारत के योगदान को सराहनीय
ग्रोसी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, उनके महानिदेशक राफेल मोरियानो ग्रोसी के द्वारा कहा गया है। अब ध्यान रखिएगा, पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, इसका गठन कब हुआ है, यह क्या करता है, किस क्षेत्र में काम करता है, ये सब चीजें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब लेके परमाणु तकनीक के क्षेत्र में भारत का योगदान सराहनीय। उनके द्वारा नवी मुंबई खारघर स्थित एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड कैंसर को देखने को पहुंचे। परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती उनके साथ थे, और इन्होंने टाटा मेमोरियल सेंटर एस्ट्रेक भारत के पहले सार्वजनिक क्षेत्र में फोटोन थेरेपी जो इकाई सफल शुरुआत के बारे में जानकारी देकर विशेष प्रसन्नता हुई। ये सब बातें कीजिए। जो भारत ने परमाणु हथियार का जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग या परमाणु हम तकनीक की बात करें, उसको दो रूपों में, एक सुरक्षा को लेकर काम किया है और एक अपना स्वास्थ्य को लेकर कार्य किया है। तो सुरक्षा के लेकर हमने जो कार्य प्रगति की है वो हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या नीति अपनाते हैं, नो फर्स्ट वार की नीति अपनाते हैं। पर यहाँ पर हम जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग की बात करते हैं तो हम इसमें सामाजिक दायित्व की बात करते हैं, सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं, जहाँ पर हम सभी लोगों को इसके लाभ देने का प्रयास करें। सार्वजनिक कंपनियां, निजी कंपनियां सभी मिलकर कार्य कर रही है, सभी एक दूसरे अलग अलग रूप से भी काम कर रही है। तो ध्यान यहाँ रखना है आपको कि भारत दोनों स्तर पर बेहतर प्रबंधन कर रहा है। इस फैक्ट में पीटी में आप इस लेख में देख सकते हैं, इस न्यूज में। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए, कानूनों में सुधार हो, गहन विचार विमर्श। यह जो प्रकाश सिंह है पूर्व आपको महानिदेशक रह चुके हैं, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के संरक्षण रह चुके, उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक रह चुके। उनके द्वारा यह बोला जा रहा है, बातें की जा रही, इनकी वैचारिक मत हो सकती है, पर कुछ बातों को यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। लेख में क्या कहा जा रहा है? लेख में यही कहा जा रहा है कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कर्तव्य पालन करते हुए बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों की श्रद्धांजलि देते हुए 3 प्रस्तावित कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम उल्लेख किया। इनके द्वारा न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। 11 अगस्त को संसद में गृह मंत्री ने कहा था कि ये कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लागू किए जाएंगे। इस पर पहले भी मैंने आप लोग को इस पर मटेरियल आप लोग को अवेलेबल करा चुका हूँ। पीडीएफ जाके आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में कलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और मैं आप लोग के लिए जो बोलता हूँ आप वो काम किया कीजिए, केवल पेपर के लिए प्रेशर मत बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो टॉपिक आप लोग बना रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के पर डे के हिसाब से आप लोग क्या काम कर रहे हैं वो आपको कम्युनिकेशन ग्रुप में शेयर कर देना है, जो पेड ग्रुप के हैं या नहीं भी हैं। इसके पीछे पता चलेगा एक्टिव स्टूडेंट कितने कार्य कर रहे हैं। केवल पेपर का भजन सुन लेने से एग्जाम रिजल्ट नहीं निकले। मैं बहुत सख्त शब्दों में लिहाजा में बात करता हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करते हैं तो ये सब चीजें मत किया कीजिए। पेपर केवल देखना है, उसके लिए बहुत से एंटरटेनमेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे रील देखने के लिए, आप एंटरटेन हो जाए। अगर एग्जाम निकालना, रियल में क्रैक करना एग्जाम में, तो मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के लिए जो चीजें बताई जाती है वो कीजिए। मैं कितनी दफा एग्जाम से पहले ही मैंने आप लोग को बोला था कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आप लोग क्या नोट्स बना रहे हैं पर डे के हिसाब से। मान लीजिए 27 अक्टूबर है, तो 27 अक्टूबर में आपने कौन कौन से टॉपिक का एनालिसिस देखा है या न्यूज को देखा है, उसमें क्या क्या की नोट्स आप बनाए हैं। ऐसे आप लोग को की नोट्स को मैंने मांगा था पिछले दुर्गा पूजा से पहले ही, पर अभी तक किसी ने भेजा नहीं। तो इस चीज को समझिए, कितने आप लोग अनरिस्पॉन्सिबल व्यक्ति पर्सन हो, आप लोग ये सोच के देखोगे। यहाँ पर अब वही बात होती है जो मैं कुछ दिन पहले इस पर चर्चा कर चुका, 2 महीने 1 महीना पहले जब 11 अगस्त की बात हुई थी, तो शायद 13 अगस्त 14 अगस्त 15 अगस्त के बीच में यह न्यूज जरूर होगा, जहां पर मैंने इसके बारे में परिचर्चा किया होगा। अब वही न्यूज दोबारा यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब उसके कीनोट्स को मैं फिर यहाँ बताऊं तो सोच के देखिएगा। बाकी की दिक्कत समस्या तो यही हो जाती है कि सर कैसे टैली करें। तो टैली करने के लिए आपको ऐप पर अवेलेबल है, आप उसका कीनोट्स बनाइएगा तब ना। सब कुछ हमारे द्वारा परोस के दिया नहीं जा सकता है ना, कुछ तो आप लोग को भी करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, करिए जिनको करना जिस तरीके से।
अब देखिए, प्रस्तावित कानून का मसौदा जो है संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है। संसदीय समिति जल्द ही इस अंतिम रिपोर्ट देगी और समिति के सदस्य पी चिदम्बरम है, डी एरिक और ब्रायन है कि आपत्ति जताई है। समिति को पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने इस पर बल दिया कि इन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और बार एसोसिएशन, मानवाधिकार संगठनों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों गहन विचार विमर्श की आवश्यकता है। उनके द्वारा बातें की जा रही है और जरूरी होने भी चाहिए। इतना बड़ा लेख हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं तो विचारशील होनी चाहिए। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के ने प्रस्तावित अधिनियमों पर संसदीय समिति को विस्तृत ज्ञापन दिया। आशा की जाती है कि उस पर गंभीरता से विचार किया। औपनिवेशिक धरोहर है जो पहले से दलील जायज पुराने तीनों कानूनों हटाने की बात की, औपनिवेशिक धरोहर है। वे भारतीय गणतंत्र की आकांक्षाओं के प्रतिबंधित नहीं करते हैं। यह तकनीक के प्रयोग का प्रावधान नहीं है। यह सही है कि पुराने कानून एक विदेशी हुकूमत ने बनाया था, परंतु हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये कानून मोटे तौर पर समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। भारत जैसे विविधता से भरे देश में ऐसे कानून बनाना आसान नहीं था जो सब पर लागू हो सके। यह सही है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में अपनी सत्ता बनाए रखना था, फिर भी उक्त कानूनों की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान रहा है। हम इसमें संदेह नहीं कि ब्रिटिश भारत सरकार के द्वारा कानूनों को व्यापक परिवर्तन की जरूरत है। इस पर बहस हो सकती है। संशोधन के लक्ष्य प्रावधान परिवर्तन हो सकते हैं, दोहराया जा सकता है, ऐसी बातें हो रही है। भारतीय न्याय संहिता कई मानों में पुराने इंडियन पिनल कोड से अच्छी है। अब ध्यान रखिएगा, आतंकवाद को परिभाषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज आतंकवाद कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि यूएन जैसी संस्था भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं की है। अब समझ के तौर पर देखिएगा, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद का मायना यहाँ चलता है, परिभाषा चलता है, तो लोग इसी धारा में बढ़ जाते हैं और राष्ट्रों के बीच स्पष्ट नीति का अभाव देखने को मिल जाता है। संगठित गिरोह को संहिता दिया गया, इसी पर ध्यान रखिएगा। अभी ऐसे गिरोहों को रोकने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकारें मोकोका जैसे कानून बनाती है। अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारतीय नागरिक संहिता कानून कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर 30 दिन के अंदर देना अनिवार्य कर दिया था। ट्रायल की बात की जा रही थी। देखिए, सारी बातें यहाँ वही लिखी गई है जो पहले बातें की गई। 302 की धारा, 144 की धारा के बारे में चर्चा की गई, जहाँ 144 की धारा पति पत्नी को मेंटेनेंस से संबंधित यहाँ बताया गया है। नागरिक सुरक्षा कानून, अब धारा 144 आईपीसी की धारा और सीआरपीएस की धारा 144 क्या क्या है, मुझे आप लोग बताइएगा। आईपीसी की धारा 144 क्या है और सीआरपीसी की धारा 144 क्या है, बताने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। पर नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 पत्नी और बच्चों को मेंटेनेंस से संबंधित, जबकि पुरानी सीआरपीसी की धारा के तहत शांति भंग होने जैसी आशंकाओं की आवश्यकता होती है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा क्या होंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मेरी समझ में यह बातें होनी चाहिए, मेरी समझ से लंबे समय से हम इस कानून प्रवधा आईपीसी के कानून या इस प्रकार के साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हुए रहे। शासन प्रशासन उसके तौर पर कार्य करता रहा है और जब हम नए कानून लाएंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स क्या होगा कि इसके मैनेजमेंट को लेकर इशू होगा। मैनेजमेंट के लिए कोई इशू यह होगा कि जितनी प्रशासनिक महकमा है, जो अनुच्छेद धारा जो डिफरेंट होगा, जैसे 144 की बात हम कर लें। एक धारा 144 के तहत क्या है कि आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर उपद्रव होने की बात हो रही है या किसी प्रकार का, तो वहां पर धारा 144 लगा के हम शांति स्थापित कर सकते हैं। जबकि जो नया कानून आएगा उसमें हम मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अनेकों ऐसे धाराएं होंगी जो पुराने और नए के बीच में, न्यू और ओल्ड के बीच में अंतर होगा। तो इस अंतर को पाटने के लिए हमें पूरे सरकारी महकमे को तैयार करना होगा, प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार करना होगा। साथ ही साथ हमें पुनः सबको प्रशिक्षण देना होगा कि इस कानून में कौन कौन से एक्ट किस रूप से कार्य करेंगे व्यवहारिक तौर से, ताकि हम बेहतर शासन प्रशासन करें। तो कानून को लाने से पहले हमें ट्रायल के तौर पर इसे यूज करना चाहिए और धीरे धीरे शासन प्रशासन में हमें इसे लाने की आवश्यकता है। कोई इसमें संदेह नहीं है कि पुराने कानून को हम समय के साथ बदलाव लाते हैं
तो हमें बदलाव की आवश्यकता है। नए भारत के तौर पर हम नए निर्माण के तौर पर इसे देख सकते हैं, पर इसके प्रशासनिक कहीं ढांचागत समस्या उत्पन्न होगी, उसके समाधान के भी हमें अनेक रास्तों को अपनाना होगा, जिसमें एक रास्ता यह भी हो सकता है कि हम समानांतर कानून को लागू कर सकते हैं। जैसे धारा 144 से अगर भंग है तो भंग जैसी धारा को ही हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पूरी प्रशासनिक महकमा को इसे याद करने से, लागू करने, ऐसे समान रूप से चलन करने। बहुत से नागरिक हैं धारा 144 के तहत पहले से ही जानते हैं धारा 144 का अर्थ क्या होता है। अब धारा 144 को पुनः पूरा शासन प्रशासन, नागरिक प्रशासन को समझाने की आवश्यकता होगी। धारा 144 अब क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको चलन में आने के लिए समय लगेगा। तो यहाँ पर समस्या समाधान करने के लिए हमें ये सब चीज़ों से तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगी, हम प्रशासनिक अतिक्रमणता के तौर पर हम इसे देखने को मजबूर हो जाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं यह चीज़ें हमें दोहराव की स्थिति में उत्पन्न कर देगी। धारा 144 जनता क्या समझेगी, अभी तक जनता आईपीसी और सीआरपीसी की धारा के तौर पर क्या देखती है। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू की बात करती है। कर्फ्यू नहीं, अगर मान लीजिए दंगा उंगा हो रहा है या किसी प्रकार का, तो धारा 144 निषेधाज्ञा इसमें बोलते हैं। निषेधाज्ञा बोला जाता है किसी क्षेत्र विशेष में 4 लोग से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकेंगे, वैसी स्थिति को कहा जाता है। पर जैसे ही हम इसमें बदलाव देखेंगे तो यहाँ पर जनता को पहले यहाँ पर समझाना होगा कि धारा 144 क्या है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करना। चलिए आगे हम बात करेंगे कौशल विकास के लिए दिशा में सार्थक कदम। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, विश्वविद्यालय अनुदान या नई इंटर्नशिप की प्रोग्राम ग्रेजुएशन के बात कर रही है। तो देखिए इसमें पुनः वही बातें सब की जा रही है जो पहले हो चुकी है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम कैसे बात कर सकते हैं और कौशल विकास क्या रहा है, कौशल विकास के संदर्भ में कैसे हम शासन प्रबंधन कर सकते हैं, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। तो यूजीसी और एनईपी के बीच के संबंध को कैसे हम कौशल विकास से और भी प्रबंधकीय बना सकते हैं, इसको लेकर यह लेख है। कुल मिलाकर बात यहाँ की जा रही है कि हम अपने जनसंख्या जो बातें हो रही है, जनसंख्या का बेहतर प्रबंधन कैसे कर सके, इसके लिए कैसे अपडेशन कर सके। तो आप लोग को ये पेपर देख लेना है, न्यूज एनालिसिस कवर कर लेना है, क्योंकि इस पर हम लोग 3-4 दफा पहले भी कौशल विकास और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर चुके हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचाव कीजिए। समय बचेगा तो आपको क्या करना है, केवल रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा शाम को, तो इसके लिए ज़्यादा लिखा पढ़ी मत करना है, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं वहाँ मैं स्पष्ट तौर पर बता दूंगा। अब सुरक्षा परिषद में अमेरिका प्रस्ताव और रूस चीन का वीटो किया है, इसे भी देख लीजिए क्या मामला है। इजराइल हमास युद्ध में कुछ समय के लिए रोकने के और हमास के अनअतिवादी संगठनों को हथियार की आपूर्ति रोकने के लिए संबंधित अमेरिकी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में क्या हुए, खारिज कर दिए। उसके पीछे का रीजन तर्क यह दिया जा रहा है रूस और चीन के द्वारा कि पहले भी यूएई, इससे पहले यूएई ने प्रस्ताव पर वीटो कर डाला था, जबकि ब्राजील और मोजाम्बिक ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया। तो प्रस्ताव के समर्थन में 10 सदस्य, कहने का मतलब है अस्थायी समिति की बात हो रही है, जिसमें सुरक्षा परिषद की बात हो रही है, जिसमें 2 समिति, जिसमें एक अस्थायी समिति, एक अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति 5, यहाँ पर 10 अस्थायी। इसमें किसी भी सुरक्षा परिषद में अगर हमको पार करना है, किसी भी मुद्दे पर बहस हो रही है, उसमें अगर हम उसे लागू करना चाहते हैं तो ये 5 सदस्य, कम से कम इसमें आपको 4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, अर्थात कम से कम 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, अधिकतम 10 हो जाए तो बहुत है, और ये तो 5 तो हर हालत में चाहिए, किसी भी स्थिति में 5 समर्थन चाहिए। ये दे न दे अलग मैटर है, ठीक है ना, पर ये जरूरी है कि इनका समर्थन होना चाहिए। तो इनका समर्थन अगर किसी भी राष्ट्र के द्वारा कर दिया जाता है तो ध्यान रखिएगा, असमर्थन कर दिया तो वो ऐसे ही खारिज हो जाता है। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि इजराइल और जो हमास के बीच जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने का प्रयास कीजिएगा। विश्व क्या समझ रहा है, विश्व के राष्ट्र क्या समझ रहे हैं, व्यक्ति विशेष क्या समझ रहा है, और एक शासन प्रशासन का अंग क्या समझ रहा है। देखिए, विश्व की राजनीति हमेशा अपने द्विपक्षीय संबंधों से प्रभावित होती है। सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र का समर्थन कर रहा है तो उसके द्विपक्षीय संबंध अपने होंगे, कोई विरोध कर रहा है तो उसके अपने द्विपक्षीय संबंध रहे होंगे, बहुराष्ट्रीय संबंध रहे होंगे। राष्ट्र सरकार क्या चाहती है,
जो राज्य की सरकार जो होती है, अर्थात एक इंडिविजुअल देश क्या चाहता है कि चाहता है कि वो अवसरों के साथ अपने स्टेटस, इंटरनेशनल स्टेटस को बढ़ाए, तो उसमें वो प्रयासरत रहता है। व्यक्ति विशेष समाज क्या कहता है, जिसे मानवाधिकार ग्रुप्स कहते हैं, वो केवल यह देखता है कि इसमें हिंसा में कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो यह नहीं देखेगा हिंसा की प्रकृति क्या है, हिंसा में क्या प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ मामला मैंने पहले भी बताया था कि इजराइल हमास का मामला, इसको इस तरीके से नहीं देखने की आवश्यकता वर्तमान, कि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, फिलिस्तीन तो हमला नहीं किया था, जो फिलिस्तीनी संदर्भ में हम नागरिकों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब हमास एक आतंकवादी गुट है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जा चुका है पहले से ही, तो ध्यान रखिएगा उसने हमला किया है, तो इजराइल को सब अपना प्रतिरक्षा करने का पूर्ण अधिकार, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैंने बताया था आप लोगों को इजराइल हमास कैसे हमला करता है, वो आम फलस्तीनियों को सामने रख के करता है। वो बड़े बड़े बिल्डिंगों के नीचे एक बेसमेंट बनाए हुए है, और बेसमेंट में सारे गोले बारूद को रखे हुए रहता है, और उसके बाद वो क्या करता है कि इजराइल पर हमला करना रहता है, किसी मोटार से, किसी भी मिसाइल से हमला करना, तो इन बेसमेंट से निकल कर क्या करता है, बाहर आता है, एक टारगेट फिक्स करता है और इजराइल पर अपनी भूमि में हमला कर देता है। अब इजराइल का इंटरसेप्टेड मिसाइल क्या करता है, उस लोकेशन हिट को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से आया है ये पाया जाता है, कहाँ पर, इस बिल्डिंग पर जहाँ पर उसके मोटार हमला होते हैं। तो यहाँ पर गलती किसकी की जा रही है, हमास की। हमास फिलिस्तीनियों को एक ढाल के तौर पर, अब जिसकी मौत हो रही है बार बार, जिस पर पूरा दुनिया रो रहा है, अब इस टेक्निक पर कोई बात नहीं करेगा कि हमास क्या कर रहा है। इस हमास को समझाने की आवश्यकता है, विश्व को इस संदर्भ में समझने की आवश्यकता है कि किसी राष्ट्र पर तुम हमला कर रहे हो तो वो अपनी प्रतिरक्षा में ये चीजें कर रहा है, और प्रतिरक्षा में आप कहाँ से कर रहे हो, ये टेक्निक को आपको बाहर निकालना होगा, नहीं तो चीजें आम आदमी उसमें मारे ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है, किसी राष्ट्र और राष्ट्र के संप्रभुता की समस्या के प्रश्न उठता है, आत्मरक्षा की बात होती है। हम बात यहाँ करते हैं फिलिस्तीनियों की जान एकदम बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, उसमें आम लोगों की जान नहीं जानी। यहाँ सोशल मीडिया का भी कॉन्सेप्ट देखिएगा, जितने अरब मुल्क के लोग हैं या मुस्लिम जगत के लोग हैं, वो फिलिस्तीन के हमले में मारे जाने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, पर इजराइल में मारे जाने वाले लोगों की बात नहीं कर रहे। जब हम इंसानियत और मानवता की बात करते हैं तो हम इंसान की बात करते हैं, ना कि उसमें धर्म विशेष की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी समझना होगा, पूरा विश्व समुदाय को समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि युद्ध के बाद क्या बचता है। युद्ध के बाद एक बंजर और ढहे हुए मकानों का रीढ़ बच जाता है, जिसमें हम रोते हुए बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की, है ना, विलाप सुनते हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास किया। हमास ने जो करना था वो किया, उसने करके इजराइल को इसके विरोध में आपको खड़ा कर दिया। अब इजराइल इसके संदर्भ में अपने जनता की रक्षा वो भी तो नहीं छोड़ेगा ना। कितने मुल्क ऐसे हैं जो हमास के हमले का विरोध करके ये बोल रहे हैं कि तुम टेक्निक जो अपनाए उसको बंद करो पहले आप। फिलीपींस की भूमि अगर लड़नी है सरकार को, फिलिस्तीनी सरकार को लड़ने दो। फिलिस्तीन और इजराइल अपने बीच मामले को सुलझाएगा, एक द्विपक्षीय संबंधों को स्थापित करके। आतंकवादी समूह, कैसे कोई आतंकवादी समूह किसी राष्ट्र का प्रमुख बन सकता है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हम 21वीं सदी और 22वीं सदी के दौर पर खड़े होने वाले हैं। 21वीं सदी चल रही है, अब 22वीं सदी आएगी कुछ वर्षों के बाद, कुछ 100 वर्षों में, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ हम इस प्रस्थान बिंदु पर जहां पर विकास की बात होगी, जहां पर हम केवल यह बोलेंगे मानवीय सभ्यता कैसे बेहतर हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन करना ही आतंकवाद का समर्थन करना है, ध्यान रखिएगा। और यह जितना मजबूत होगा वो उतना ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी। जब पाकिस्तान भारतीय क्षेत्र में आतंकवादी घटना करता था तो किसी राष्ट्र को समझ में नहीं आता था कि आतंकवाद जैसी घटना है। जैसे ही अमेरिका के ट्विन टावर पर गिराया गया बम ओसामा बिन लादेन के द्वारा, तो विश्व को एक झटके में समझ में आ गया कि आतंकवाद क्या होता है। इसके बावजूद भी जो राष्ट्र अभी आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, उससे यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवाद के, मैं तो बोल रहा हूँ कि ठीक है, चीन पर भी एक बार बमबारी हो जानी चाहिए आतंकवादी समूहों के द्वारा,
तो उससे भी आतंकवाद के समूह समझ में आ जाएंगे किस प्रकार के आतंकवाद समूह होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रस्ताव के संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा, प्रस्ताव के संदर्भ में अलग से बात कर रहा हूँ, अभी मैं आतंकवाद पर बात कर रहा हूँ। जैसे कि पाकिस्तान को समझ में आ गया, अब आए दिन नमाज पढ़ के लोग आते हैं, वहाँ उसके नमाज के घर के सामने जो मस्जिद होता है वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। अब मैंने कुछ दिन पहले ही बोला था, मान लीजिए पूरा विश्व मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम समुदाय में कन्वर्ट हो जाए, पूरा विश्व ही हो जाए, मान के चलिए कि स्थिति को समझिएगा। जो खून के प्यासी हैं, जिन्हें बचपन से जिहाद समझाया जाता है स्कूलों में इन आतंकवादी समूहों के द्वारा, वो फिर किसकी खून करेंगे, किसकी हत्या करेंगे? क्योंकि तलवार हमेशा प्यासी होती है खून का, तो अपने ही लोगों का करेंगे। तो इस चीज को जब कल होने वाला, तो अभी से रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए, और खासकर बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा। नहीं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के वीडियो आप देखिएगा सोशल मीडिया वीडियो पर, जो आपको लाइव कराए जाते हैं, ठीक है ना, जहां पर बच्चों के द्वारा मानसिक रूप से क्या उनके दिमाग में भरा जाता है जिहाद के संदर्भ में, अन्य धर्मों के प्रति उनको क्या सीख दी जाती है। बात तो यहाँ आतंकवाद की हो गई। अब आतंकवाद के बाहर हम लोग निकलते हैं राष्ट्र के रूप में। अब यहाँ पर ब्राजील और जो रूस और ये सब किया है, वो क्यों किया, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अमेरिका नेतृत्व का चाहता है कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जाए, और उससे पहले रूस और युद्ध रोकने का प्रस्ताव है, इसके आधार पर वीटो का शिकार हो गया। हमास की निंदा नहीं की गई, सबसे बड़ा समस्या यहाँ है कि हमास की निंदा नहीं की गई, कि हमास ने क्या किया है, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। रूस, देखिए युद्ध रुकना चाहिए, मैं भी मानता हूँ युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं होता। जब मैं वाद प्रतिवाद और संवाद की बात करता हूं, तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, कूटनीतिक प्रबंधन की बात करता हूं, हमेशा मैं क्या बात करता हूं, बेहतर समाधान की बात करता हूं, जो राउंड टेबल पर ही किया जा सकता है, ठीक है ना, राउंड टेबल पर ही किया जा सकता है। आपके सामने बैठिए, मंचों पर बैठिए, विचार कीजिए, आपके क्या अधिकार है, उनके क्या अधिकार है, ये तो स्टेटस मेंटेन कीजिए जो वर्तमान चल रहा है। तो यहाँ पर बातें यह नहीं हुई, आप विरोध कर दिए युद्ध का, पर हमास का साथ में विरोध नहीं किए, तो हमास प्रवृत्ति के जो लोग होंगे, सहयोग, उनके मनोभावना तो बढ़ेगी है ना। अब यहाँ समझिएगा, अमेरिका ताजा प्रस्ताव इजराइल की आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत के अधिकार देता है। तो देखिए एक तरफी डिसीजन इसका भी है, क्यों आप दीजिएगा, कौन होते हैं आप आत्मरक्षा के अधिकार देने का अधिकार देने वाला, इजराइल और फिलिस्तीन समझेगा इस मैटर को लेकर। यहाँ पर समझिए फिर गाजा स्ट्रिप में सैन्य कार्रवाई जारी रहेगा, इसकी बात हो रही है। इसके साथ ही हमास, हिजबुल्लाह, अन्य अतिवादी संगठन ईरान के हथियार का आपूर्ति रोकने का प्रस्ताव रखा गया है। तो चलिए ये आपूर्ति की बात तो सही चली की जा रही है, पर यहाँ पर एक साथ ये भी चीजें आपको रखनी चाहिए कि मानवीय सहायता पहुंचाने में भारत ने हाल ही में मानवीय सहायता फिलिस्तीन को पहुंचाया, जिसको लेकर आप दो ध्रुवीय बातें नहीं कर सकते। तो मानवीय सहायता भारत और अन्य देश भी कर रहे होंगे। अब अमेरिका के राजदूत जो हैं वो, उनको बड़ा झटका लग गया इससे कि विचलित नहीं होंगे, इजराइल हमास युद्ध अपने प्रयास पर जारी रखेंगे। जबकि चीन क्या चाहता है कि इस समय संघर्ष विराम कूटनीतिक शब्द नहीं हो सकता है, संघर्ष विराम नहीं बल्कि युद्ध विराम की बात होनी चाहिए, कि युद्ध जो उसे यथास्थिति रोक देनी चाहिए। ऐसी बातें हो रही जिसमें लोग मारे जा रहे हैं। रूस के जो राजदूत है वो भी यही बात बोल रहे हैं कि हजारों फिलिस्तीनी बच्चों को मारा जा रहा है, इससे रुकना चाहिए। तो इस फिलिस्तीनी बच्चे नजर आ रहे हैं, पर इजरायली लोगों को नजर नहीं आ रहा। यही दो ध्रुवीय विचारधारा किसी देश की स्थिति को स्पष्ट करता है कि आप क्या देखते हो, आपका नजरिया क्या। आप फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी महिला क्या जुल्म के ढाए जा रहे हैं, तो इजरायली बच्चे, इजरायली महिला का जुल्म आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ समस्या है। हम सबसे इम्पोर्टेंट है मानवीय स्वभाव की बात करते हैं, हम मानवीय स्वभाव की बात करते हैं, मानवीय सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें आपको दोनों धारा की बातों को समझने की आवश्यकता होगी। लैंड डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, उसे हम वार्ता से इसे समाप्त कर सकते हैं, उसे वार्ता से ही सुलझा सकते हैं। नहीं तो समस्या यह होगी कि विश्व धुरा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, और एक दूसरे के बीच इजराइल फिलिस्तीन उससे समर्थित जो संगठन है वो इस पर हमला करता रहेगा, और इजराइल इसका जवाब देता रहेगा, मारकाट होती रहेगी। अब देखिए BRI देशों, G7 देश मिलकर करेंगे, जो BRI है का मुकाबला करेगा
अमेरिका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, उसका मुकाबला करेगा। तो G7 देश कौन कौन है ये आप देख लीजिएगा। आप लोग पीटी फैक्ट हर बार पूछता है तो आप इसे देख लीजिएगा और यहाँ पर चीजें समझ जाएगा। गलियारा क्या है, मैं इस पर हजारों बार चर्चा कर चुका हूँ और आपको इसके बारे में चर्चा किया, BRI के बारे में चर्चा किया मैगजीन में। एशिया यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो भारत पश्चिमी एशिया कॉरिडोर जो बनाया गया कॉरिडोर नया, उस पर भी मैंने चर्चा किया हूँ। आपको मैगजीन में जाके आप देख सकते हैं, आपके ऐप पर अवेलेबल है सारे पैकेज में। किस किस पैकेज में अवेलेबल है, DCA के पैकेज में अवेलेबल है, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस के पैकेज में अवेलेबल है, UPSC मेंटरशिप के अवेलेबल है, BPSC मेंटरशिप में अवेलेबल है, UPPCS मेंटरशिप पैकेज में अवेलेबल है। ये सारे पैकेज में आपको जाकर ये जो मैगजीन का ये पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाला, आप उसे देख सकते हैं। वहाँ पर सारे PDF अवेलेबल है, तो आप इसे जाके वहाँ से कवर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। कुछ PT फैक्ट नीचे दिए गए हैं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। PT फैक्ट है, भारत विज्ञानी प्रतिष्ठा फेराडे पदक सम्मानित किया गया, तो किनको किया गया ये देख लीजिएगा। नीचे एक दो PT फैक्ट और है जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, कि देश ओलंपिक मेजबानी की तैयारी करेगा, वर्तमान सरकार बोल रही है। 23वें खेलों राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करते हुए मडगांव में किया गया, ध्यान रखिएगा। मडगांव का है, मुंबई में होगा, इसे ध्यान रखिएगा, वहाँ उद्घाटन किया गया है। और बात साथ में की गई है कि हम देश के ओलंपिक मेजबानी की बात करेंगे, ये सिर्फ बातें हो रही है। तो देखिए अगर सभी चीज़ें सही रही तो हमारा देश कुछ वर्षों के बाद ओलंपिक का मेजबानी कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा ये PT फैक्ट के तौर पर है, इसे जरूर बताइएगा। चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।